वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उड़ान। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों पर। इससे पहले आपने अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर पर कुछ मैटर देखे, उनके एक्सप्रेशन से क्या वस्तुएं मिली हैं, किस काल से संबंधित हैं। आज हम लोग नॉर्थ इंडिया के उत्तर भारत के एक बड़े ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पर चर्चा करेंगे, जिसका उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग द्वारा करवाया गया है। ये ऐसा स्थल है जिसकी सूचना आपको पौराणिक टेक्स्ट में, वैदिक टेक्स्ट में, बौद्ध टेक्स्ट में, विदेशी यात्रियों के विवरण में, अशोक के स्तंभ के संदर्भ में, मतलब कई संदर्भ में आपको इसकी सूचनाएं मिलती हैं। इससे ये पता चलता है कि तत्कालीन समय में एक बड़ा ही प्रमुख नगर था। अगर ये एक बड़ा प्रमुख नगर था तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी आपको उसी तरह से मिलेंगे जो कई कालों के होंगे, कई संस्कृतियों के होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौशाम्बी जो है वो किन सांस्कृतिक कालों का है, किस समय का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ से क्या क्या फाइंडिंग्स आपको प्राप्त हुई हैं। कौशाम्बी का जो उल्लेख आपको प्राप्त होता है वो प्रारंभिक साहित्य से ही मिलने लगता है। सतपथ ब्राह्मण में उद्दालक आरुणि की कथा के संदर्भ में उनके एक शिष्य का नाम मिलता है कौशाम्बेय। कौशाम्बेय से मतलब यह है कि वो कौशाम्बी का रहने वाला था। इसी तरह से अगर आप वैदिक लिटरेचर में अन्य संदर्भों को देखेंगे, जैसे कि पुराणों को अगर आप देखेंगे तो पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अर्जुन के पौत्र परीक्षित की जो 5वीं पीढ़ी थी, 5वीं पीढ़ी में एक राजा हुए निचच्छू, और इनके समय हस्तिनापुर अर्थात जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वहां पर एक बड़ी बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद उन्होंने अपनी राजधानी को वहां से हस्तांतरित करके कहां पे रखा? कौशाम्बी में रखा। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस आपको मिलता है। इसी तरह से बौद्ध ग्रंथों में भी आपको उल्लेख मिलता है कौशाम्बी का। इवन यहाँ पे घोषिताराम विहार की प्राप्ति होती है और घोषिताराम विहार के संदर्भ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस विहार को बनवाने वाला घोषित नामक जो श्रेष्ठी था, उसने बुद्ध के आगमन पर इस विहार को बनवाया था और बुद्ध के 2 वर्षावासों की सूचना आपको यहाँ से प्राप्त होती है। महाभारत में इस स्थल की स्थापना कैसे कुशाम्ब नामक व्यक्ति को दिया गया है, कुशाम्ब, और इसी से इसका नाम पड़ा है कौशाम्बी। इसके अलावा आपको अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के महाजनपदों की सूचना आपको मिलती है। उन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद आपको उल्लेख मिलता है वत्स महाजनपद, और कौशाम्बी क्या था? इस वत्स महाजनपद की राजधानी था और इसका शासक कौन था? उदयन। स्वप्नवासो दत्ता की कथा के संदर्भ में भी आपका उदयन के पैलेस का उल्लेख आपको प्राप्त होगा। अगर हम देखें, इन टेक्स्ट को देखें, चाहे वो बौद्ध टेक्स्ट हो, चाहे वो वैदिक टेक्स्ट हो, पुराण, महाभारत, और ये जिस काल के हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व या इससे पहले की जो काल है, इसका मतलब यह है कि इस काल तक ये नगर विधिवत तौर पर स्थापित हो चुका था। स्थापित होने का मतलब है कि इसका उल्लेख आपको सारे टेक्स्ट में मिलने का मतलब है कि ये नगर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा था। चाहे वो रिलीजन का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो, सारे संदर्भों में ये नगर आपको एक प्रमुख नगर के रूप में उत्तर भारत में दिखाई देता है। आप जानते हैं कि अशोक के स्तंभों का जो स्थापना हुई है वो ज्यादातर ऐसे प्लेसेस पे हुई है जो व्यापार वाणिज्य के केंद्र हों अथवा वो यात्रा के मार्ग पर हों, तभी वो अपनी सूचनाओं को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकता है। तो कौशाम्बी में अगर अशोक का स्तंभ मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कौशाम्बी भी एक प्रमुख केंद्र था जहां पे अशोक अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है। हम अगर फॉरेन रिकॉर्ड्स देखते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण देखते हैं, बेसिकली चीन के जो यात्री थे फाहियान और वेन्सांग, दोनों के यात्रा वृतांतों में आपको कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है। फाहियान उल्लेख करता है, जब फाहियान भारत आता है गुप्तों के समय, तो फाहियान उल्लेख करता है कि कौशाम्बी का विहार जो है अब वो अपनी अवनति की अवस्था में, अर्थात धीरे धीरे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु कम हो रहे थे, वो अपनी विशेषता खो रहा था। और वेन्सांग हर्ष के समय जब आता है
तो वो उल्लेख करता है कि अब कौशाम्बी का पतन हो चुका है, अर्थात उस बौद्ध विहार में अब लोग संभवतः नहीं रहते होंगे, या बौद्ध विहार अपनी वो प्राचीन चमक खो बैठा था। तो उसका उल्लेख मिलता है कि अब कौशाम्बी अवनति की अवस्था पर है। तो अगर हम दोनों यात्रियों को भी देखें तो भी पता चलता है कि इससे पूर्व, इनके आगमन से पूर्व अर्थात 400 ईस्वी के पहले ही कौशाम्बी एक प्रमुख नगर के रूप में स्थापित हो चुका था। तो डिफरेंट तरह के सोर्सेज में आपको कौशाम्बी की सूचना मिलती है। प्रेजेंट जो कौशाम्बी है वो 2 गांव हैं कौशाम्बी के मंजनपुर तहसील में, कोसम इनाम और कोसम खिराज। इन्हीं 2 गांवों के मध्य जो है इस कौशाम्बी पुरास्थल के बारे में आपको सूचना मिलती है। और ये पुरास्थल यमुना के किनारे है, यमुना नदी इसके दक्षिणी क्षेत्र में बह रही है, और इसी यमुना के किनारे आपको इस अर्धचंद्राकार जो है स्ट्रक्चर में ये नगर दिखाई देगा। यमुना नदी के किनारे अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर है। ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन कौशाम्बी की डिफेंस वाल है, अर्थात ये नगर जो है वो चारों तरफ रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, और इसी रक्षा प्राचीर के अंदर कौशाम्बी पूरे नगर का निर्माण हुआ था। अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे यमुना के बिल्कुल किनारे इसके पश्चिमी सिरे पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि इस फोर्टिफिकेशन के अंदर भी फोर्टिफाइड है, अर्थात रक्षा प्राचीर के अंदर भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये कौशाम्बी का पैलेस एरिया है, जिसको हम लोग कहते हैं राजप्रसाद का क्षेत्र। अब जब आप कौशाम्बी नगर के ईस्टर्न गेट या जो उसका उत्तरी जो दरवाजा है या उत्तरी जो गेट था उससे जब आप एंट्री करेंगे फिलहाल, तो आपको इस एरिया में एक प्लेस मिलेगा जिसको हम लोग अशोक स्तंभ एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ था। इसी से थोड़ी दूर पे आप आएंगे, आपको इस डिफेंस वॉल के किनारे मिलेगा भूसीताराम विहार, और यहाँ पे डिफेंस वॉल का एक्सप्रेशन हुआ है। तो कौशाम्बी में बेसिकली 4 जगहों पे उत्खनन हुआ है। पूरे कौशाम्बी जो ये अर्धवृत्ताकार शहर है इसके 4 जगहों पे एक्सप्रेशन हुआ है, और चारों जगह से आपको विभिन्न कालों की संस्कृति की सूचना मिलती है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नगर जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बसा हुआ है, ये संपूर्ण नगर एक साथ ही स्थापित नहीं हुआ है। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती गई और अलग अलग कालों में इन क्षेत्रों में जो है निर्माण हुआ है, उसके स्थापत्य की सूचना आपको मिलती है। तो हम लोग देखते हैं किन किन कालों में किस तरह की सूचना मिलती है। कौशाम्बी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आपको अशोक स्तंभ क्षेत्र, भूसीताराम विहार क्षेत्र है। इसके अलावा पैलेस का एरिया आपने देखा कि पैलेस का एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत एरिया ऐसा है जहां से आपको विभिन्न मृदभांड कालों की, जैसे एनबीपी से लेके पीजीडब्ल्यू इत्यादि की सूचना आपको मिलेगी। डिफरेंट तरह की मृद मूर्तियों की सूचना मिलेगी, टेराकोटा फिगरिंग्स की सूचना मिलेगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट टेराकोटाज हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है। और ये इतनी अधिक मात्रा में मिली है कि पुरातत्वविदों ने एक नाम दिया है कि कौशाम्बी स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे आप देखते हैं कि सारनाथ कला बड़ी इंपॉर्टेंट है, मथुरा कला बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहां की कुछ विशेषताएं हैं। वैसे ही कौशाम्बी की मृद मूर्तियां इतनी विशिष्ट हैं कि इसको कौशाम्बी स्कूल ऑफ आर्ट नाम दिया जाता है, अर्थात कला भी यहाँ पे बड़ी ही प्रमुख थी, या कला का विकास ही बहुत अधिक मात्रा में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। कौशाम्बी आधुनिक काल के संदर्भ में हम देखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले कौशाम्बी को विजिट करने का श्रेय है अलेक्जेंडर कनिंघम को है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत के आधार पे जो है इस प्लेस की विजिट की थी। अब भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आधुनिक काल में जो ये प्रमुख नगर लॉस्ट सिटी जिनको हम कहते हैं, जो खो चुके थे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ह्वेनसांग के यात्रा वृतांतों का। ह्वेनसांग के यात्रा वृतांतों के आधार पर ही आधुनिक जो हिस्टोरियन थे उन्होंने जो है इन पुरास्थलों की खोज की। सबसे पहले 1936-37 में एनजी मजूमदार ने यहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य प्रारंभ किया, और ये जो एक्सकवेशन हो रहा था वो अशोक स्तंभ क्षेत्र में हो रहा था, अशोकन पिलर क्षेत्र में हो रहा था। लेकिन बलूचिस्तान में पुरातात्विक शोध के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे किसी भी पुरातात्विक स्थल के उत्खनन का लाइसेंस प्राप्त होता है, और ये एक्सकवेशन स्टार्ट होता है 1949 में, और ये चलता है लगभग 1964-65 तक।
आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक जो है इस एरिया में एक्सवेशन होता है। और यहाँ पे हम एक्सवेशन के 4 एरियाज को देख सकते हैं और किस समय हुआ। अशोकन पिलर क्षेत्र सबसे पहले एक्सकेवेट हुआ था एनजी मजूमदार के बाद। जब विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू किया तो विश्वविद्यालय ने भी सबसे पहले इसी स्थल को उत्खनन किया। 1949 में उत्खनन हुआ। घोषिताराम विहार जो दूसरा एक्सकेवेटेड एरिया है वो 51 से 56 तक एक्सकेवेशन होता रहा। जो तीसरा एरिया है ईस्टर्न वॉल एरिया, रक्षा प्राचीर का जो पूर्वी सिरा है उसका एक्सकेवेशन हुआ 57-59 के बीच। और जो पैलेस एरिया है उसका एक्सकेवेशन 1960 के बीच हुआ। तो आप देखिए कि लंबे समय तक एक्सकेवेशन के बाद कौशाम्बी पुरास्थल के 4 क्षेत्रों में बेसिकली उत्खनन हुआ है। आप इन 4 क्षेत्रों को देख सकते हैं। ये अशोक स्तंभ का क्षेत्र है, यहाँ पे ये अशोक स्तंभ है और इसके आसपास आप देखिए बस्तियों की सूचना आपको मिलती है जो एक्सकेवेट की गई है। दूसरा एरिया घोषिताराम विहार का है। विहार का ये स्तूप एरिया है और ये विहार के आप देख रहे हैं छोटे छोटे आपको यहाँ पे कॉटेज दिखाई दे रहे हैं जो भिक्षुओं को रहने के लिए बनाए गए थे। तीसरा एरिया ईस्टर्न वाल का हिस्सा आप ये देख सकते हैं निकासी का प्रबंध, और यहाँ पे एक नाला आप देख रहे हैं जो रक्षा प्राचीर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। और जो चौथा एरिया है एक्सकेवेटेड एरिया, ये यमुना के किनारे कौशाम्बी का जो राज प्रसाद क्षेत्र है, पैलेस एरिया है, वहां पे एक्सकेवेशन हुआ आपको दिखाई देता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अशोकन पिलर एरिया में आपको किस तरह की संस्कृति के साक्ष्य मिले। देखिए अशोकन पिलर एरिया, जैसा कि आप जानते हैं कि 49 में इसका एक्सकेवेशन शुरू किया गया था। यहाँ से आपको 3 सांस्कृतिक कालों की सूचना मिलती है। सबसे जो निचला हिस्सा है अशोकन पिलर एरिया में जब एक्सकेवेट किया गया तो सबसे निचला हिस्सा आपको पीजीडब्ल्यू संस्कृति का प्राप्त होता है। पीजीडब्ल्यू संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड प्रिंटेड ग्रेवेयर आपको सूचना मिलती है। परंतु ये ऐसा प्रतीत होता है कि काफी लंबे समय तक ये काल नहीं था, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में आपको पीजीडब्ल्यू प्राप्त होता है। उसके जस्ट बाद आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी कृष्णलेपित मृदभांड जो आपको प्राप्त होते हैं, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो प्राप्त होते हैं। इस मृदभांड में आपको 8 सांस्कृतिक स्तर मिलते हैं, कल्चरल फेजेस, सब फेजेस मिलते हैं जो एनबीपी के ही हैं। अर्थात एनबीपी के काल में यहाँ पे लंबे समय तक संस्कृति आपको जीवित प्रतीत होती है। तो 8 जो स्ट्रक्चरल एरियाज हैं, पीरियड हैं, उनमें जो 3 शुरू के हैं वो प्री एनबीपी फेज के हैं। अर्थात यहाँ पे आपको फायर ब्रिक्स नहीं मिलेंगी, पकी हुई ईंटें नहीं मिलेंगी, अर्थात प्रारंभिक संस्कृति के साथ मिलते हैं, और मड ब्रिक्स वगैरह मिलेंगे आपको। लेकिन जो ऊपर का 5 उपकाल है, स्ट्रक्चर पीरियड है, वो बिल्कुल मेच्योर एनबीपी के काल के हैं। इसका मतलब है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं आपको इसी काल से दिखाई देंगे। इस काल में आपको भवनों का निर्माण दिखाई देगा, फायर ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का प्रयोग दिखाई देगा, सड़कों का निर्माण आपको दिखाई देगा, कुछ क्वाइंस आपको मिलेंगे, जो लोकल शासक हैं वहां पे उनके क्वाइंस आपको दिखाई देंगे। मित्र शासक, जो लोकल मित्र शासक थे उनको आपको उनके सिक्के प्राप्त होंगे। आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो कृष्ण मार्जित मृदभांड है उनकी सूचना आपको प्राप्त होती है। आपको यहाँ से टेराकोटा फिगरिंग्स भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। टेराकोटा फिगरिंग्स जो है वो जो है शक पार्थियन शासकों के समय बनी हुई प्रतीत होती है, अर्थात शक कुषाण काल की आपको बनी होती है। यहाँ से आपको कुषाण काल के कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं। तो अगर हम इस अशोकन पिलर एरिया को देखें तो अशोकन पिलर एरिया कब यहाँ पे मानव के अधिवास की परंपरा प्रारंभ हुई? पीजीडब्ल्यू काल में प्रारंभ हुई, और उसके बाद एनबीपी का काल जो था ये सबसे मेच्योर फेज था। यहाँ पे सबसे ज्यादा सांस्कृतिक अवशेष आपको प्राप्त होते हैं, और फिर पोस्ट एनबीपी का काल मिलता है, अर्थात लगभग जो है गुप्त काल तक यहाँ पे संस्कृति प्रारंभ रहती है। ये अशोकन पिलर एरिया का स्ट्रक्चर है। आपको अशोकन पिलर एरिया में किस तरह की चीजें मिलती हैं अब आप देख सकते हैं कि ये स्तंभ जो है आज भी कौशाम्बी के उसी प्लेस पर है जहाँ पे ये उत्खनन हुआ था, और यहाँ पे आप जो है इस पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। हालांकि इसका ऊपर का हिस्सा टूट चुका है। जो सेकंड एरिया है कौशाम्बी के एक्सकेवेशन का, वो एरिया है घोषिताराम विहार एरिया। घोषिताराम विहार एरिया में जो आपको संस्कृति की सूचना मिलती है वो 6th सेंचुरी बीसी अथवा एनबीपीडब्ल्यू के काल से मिलती है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के काल से मिलती है। और जो एनबीपी का काल है वो बेसिकली जो मेच्योर फेज है उसका वो 6th सेंचुरी बीसी माना जाता है, 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब आपको पता है जो बौद्ध टेक्स्ट हैं उनसे आपको जो सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार घोषिताराम विहार
की स्थापना जो है घोषित नामक एक सृष्टि ने करवाई थी। और किस लिए करवाई थी? महात्मा बुद्ध के आगमन के लिए करवाई थी। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो कल्चरल सीक्वेंस शुरू होगा वो महात्मा बुद्ध के आसपास शुरू होगा, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही शुरू होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो निचला स्तर है वो एनबीपी मिली। इसका ये मतलब है कि अशोकन पिलर एरिया में हैबिटेशन पहले हुआ और जो घोषिताराम विहार एरिया था उसमें जो है मानव अधिवास की परंपरा उसके बाद प्रारंभ हुई। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट है टेराकोटा फिगरिंग्स। यहाँ पे जो बिहार का क्षेत्र है और चैत्य का क्षेत्र है वहां से आपको बहुत अधिक मात्रा में जो है मृण मूर्तियां मिली हैं। बड़ी फेमस मृण मूर्तियां मिली जैसे गजलक्ष्मी की हो गई, देवी हारती की हो गई, कुबेर की मृण मूर्तियां हो गई। डिफरेंट तरह की मृण मूर्तियां आपको प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा आपको कई इंस्क्रिप्शन भी यहाँ से प्राप्त हुई है जैसे अयाकपट इंस्क्रिप्शन, सतदल इंस्क्रिप्शन। और इन इंस्क्रिप्शन में सूचनाएं हैं बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कि किस तरह से सभी बौद्धों की पूजा की जा रही है यहाँ पे। मतलब बुद्ध से पूर्व जी बौद्ध जो रहे होंगे या जितने भी भिक्षु हैं सबके बारे में आपको इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। घोषिताराम बिहार की स्वयं की अपनी एक सील मिली है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो आपको तत्कालीन व्यापार वाणिज्य और इस तरह की संस्कृति के बारे में सूचना देता है। बिहार की सील मिलने का मतलब है कि तत्कालीन समय पे समूह अपनी स्वयं की सील, अपनी स्वयं की मुद्राएं जारी कर सकते थे और राज्य द्वारा उनको मान्यता प्राप्त होती थी। तो श्रेष्ठियों के सिक्के भी जारी होते थे, श्रेष्ठी स्वयं अपने सिक्के जारी करते थे। इस तरह के इंस्टीट्यूशन जैसे बिहार को आपने देखा कि बिहार की स्वयं की सील मिली है। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि स्वयं अपनी सील मुद्रा अपनी जारी की जा सकती है और राज्य द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है। आपको यहाँ पे हूण शासक तोरमान की काउंटर स्ट्रक मुद्रा मिलती है। हूण शासक तोरमान जो था उसकी एक मुहर मिलती है और वो मुहर जो है वो बिहार की मुहर को पुनः मुद्रांकित करके बनाया गया था, पुनः उस पर ठप्पा लगाया गया है और हूण आक्रमण की भी सूचना प्राप्त होती है। इससे ये पता चलता है कि अंतिम समय में, बिहार के अंतिम समय में, जैसा कि आपको बताया गया कि भीमसेन ने बिहार के ध्वंस हो जाने की सूचना दी थी, तो ये बिहार जो है हूण शासक तोरमान के आक्रमण के फलस्वरूप नष्ट हुआ और इसकी जो डेट मानी जाती है वो 510 ईस्वी से 515 ईस्वी के बीच मानी जाती है। अर्थात 510 और 515 ईस्वी के बीच जो है ये जो बौद्ध विहार था, ये बौद्ध विहार हूण शासक तोरमान के आक्रमण से नष्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को देखिए। सबसे पहले ये बिहार का क्षेत्र है। अब ये बिहार का क्षेत्र आप देखिए, इस बिहार के क्षेत्र में ये जो एरिया था, ये एरिया जो क्षेत्र था, ये बेसिकली बिहार का क्षेत्र था। बिहार के क्षेत्र का मतलब है कि जहां पे बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था हो। और ये जो ऊपर के एरिया है इसके, ये एरिया क्या था? चैत्य का एरिया था, अर्थात स्तूप का एरिया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि हरती और गजलक्ष्मी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ये एरिया है जहाँ पे इस तरह के चैत्य की सूचना मिलती है और इस तरह की मृण मूर्तियों की सूचना मिलती है अलग अलग खानों में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। और जो ये पूरा का पूरा घोषिताराम बिहार का स्ट्रक्चर है, ये 17 स्ट्रक्चरल पीरियड है इसके, अर्थात ये एक बार में नहीं बना दिया गया, बल्कि लगातार इसमें परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा। विहार को बढ़ाया जाता रहा, स्तूप को बढ़ाया जाता रहा। जैसे जैसे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ती जाती थी वैसे वैसे इसका एक्सटेंशन करने की सूचना आपको मिली है। और ये एक्सटेंशन कितनी बार आपको मिला है? 17 बार एक्सटेंशन की सूचना आपको प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि किसी समय ये विहार बड़ी ही उन्नत अवस्था में रहा होगा और यहाँ पे कई कॉटेज मिले हैं छोटे छोटे। आगे ये हिस्सा आप देख सकते हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो विहार बनाए जाते थे वो बड़े बड़े नहीं होते थे, बहुत ज्यादा उसमें स्पेस नहीं होता था, बल्कि आप यूँ समझिए कि 5x3 की छोटी छोटी कोठरियां बना दी जाती थी जिसमें भिक्षुओं के रहने के स्थान हुआ करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं। ये आप सफदर लेक देख सकते हैं, जिसको सब दीपक लेक भी कहा जाता है। नीचे की तरफ आप देखिए, यहीं पर जो है एक लेख लिखा हुआ है कि हम भिक्षु या बौद्धों की बुद्ध की पूजा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगरिंग्स हैं देवी हारती की। हारती जो देवी है वो बौद्ध माइथोलॉजी में या बौद्ध रिलीजियस टेक्स्ट में इनका उल्लेख मिलता है किडनैपर के तौर पे, चाइल्ड किडनैपर के तौर पे, अर्थात ये बच्चों को चुरा लिया करती थी
और महात्मा बुद्ध के प्रभाव से इनके जीवन में परिवर्तन आया। और परिवर्तन क्या था कि अब ये बच्चों की केयर टेकर हो गई, बच्चों की रक्षा करने वाली हो गई। दक्षिण भारत में आपको ऐसी ढेर सारी मूर्तियां मिलेंगी। यहाँ से भी आपको यह हारती की ये मूर्ति प्राप्त हुई है, और जो कि इसी तरह के जो है एक उसमें बंद थी, एक चैत्य में एक हिस्से में जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया था अंदर मूर्ति रखने के बाद। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग्स है गजलक्ष्मी की। इसके सर के हिस्से पे आप देख रहे हैं कि दो हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल का प्रतीक मानी जाती है, अर्थात सुख और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। ये फीलिंग्स भी आपको इसी विहार के क्षेत्र से प्राप्त होती है। विहार के क्षेत्र से आपको इसके अलावा भी बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे हमने बताया कि विहार की स्वयं की मुद्रा प्राप्त हुई है, मूल शासकों की मुद्रा प्राप्त हुई है, शक, पार्थियन, कुषाण काल की मृण मूर्तियां, ये सारी की सारी मृण मूर्तियां जो है शक, पार्थियन और कुषाण काल की मृण मूर्तियां हैं, क्योंकि इनमें वो विशिष्ट प्रभाव भी दिखाई देता है जो विदेशी प्रभाव है। और इतना इंपॉर्टेंस है इसका कि इसी आधार पे इसको कौशाम्बी स्कूल ऑफ आर्ट की भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ से कुछ आपको प्रस्तर मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन वो यहाँ की नहीं बनी है, बल्कि वो कहाँ की बनी है, मथुरा की बनी है। और डिवोटीज ने, पूजा करने वालों ने, बौद्ध धर्म के जो डिवोटीज थे, उन्होंने वहां से लाके यहाँ पे स्थापित किया है, और उनमें वो लेख भी लिखे हैं कि किन वजहों से इसको स्थापित किया गया है। कौशाम्बी का जो तीसरा एरिया है, एक्सवेटेड एरिया है, वो है ईस्टर्न वाल एरिया। ईस्टर्न वाल एरिया जो है, आप देख सकते हैं कि वाल कितना बड़ा होगा उसका एरिया, क्योंकि एक मनुष्य खड़ा है, उसके आधार पे आप ये तुलना कर लीजिए कि कितनी इसकी जो है ऊंचाई होगी। इसकी सामान्य ऊंचाई 9 से 10 मीटर की है। और जिन एरियाज में वाच टावर है, अर्थात वाल तो बने हुए हैं, कहीं कहीं पर उन्होंने वाच टावर बना रखे हैं। वाच टावर की ऊंचाई 21 मीटर तक आपको प्राप्त होती है। और ये पूरा का पूरा जो डिफेंस वाल है, यहाँ पे आपको 25 स्ट्रक्चर पीरियड की सूचना मिलती है। अर्थात ये जो डिफेंस वाल है वो एक बार में निर्मित नहीं हो गई थी, बल्कि 25 अलग अलग कालों में इसके निर्माण की सूचना, इसके मॉडिफिकेशन की सूचना आपको प्राप्त होती है। इन 25 कालों में से 2 काल ऐसे हैं जो कि डिफेंस वाल के पहले के, अर्थात यहाँ पे जो हैबिटेशन आया, वहां पे हैबिटेशन डिफेंस वाल के बनने से पहले शुरू हुआ था। सबसे पहले लोग यहाँ पे रहना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये फिर डिफेंस वाल को बिल्ड करते हैं। तो इस 25 जो डिफेंस वाल के मॉडिफिकेशन पीरियड है, अगर हम पूरा का पूरा यहाँ पे जमाव देखें, सांस्कृतिक जमाव देखें, तो ये सांस्कृतिक जमाव लगभग 16 मीटर मोटा है। और ये 16 मीटर सांस्कृतिक जमाव 4 सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे रेड वेयर, लाल मृदभांडों का प्रयोग करने वाले लोग आए, साथ ही में ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांडों का प्रयोग हो रहा है। इसकी जो डेट दी जा रही है, जो डेट इसकी मिली है, वो 1165 से 885 BCE ईस्वी पूर्व है। अर्थात जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं इस ईस्टर्न वाल के एरिया में निवास के, वो क्या है, 1165 ईस्वी पूर्व के। अब आप देख रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यही दिखाई दे रहा है। अशोकन स्तंभ क्षेत्र, घोषिताराम विहार क्षेत्र से पहले व्यक्ति जो है यहाँ पे ईस्टर्न वाल के एरिया में रहना प्रारंभ हुए। इसका जो सेकेंड कल्चरल फेज है वो PGW और ब्लैक एंड रेड वेयर का है, चित्रित धूसर मृदभांड। यही समय है जब अशोकन स्तंभ क्षेत्र में भी मानव अधिवास प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पर अधिवास तो पहले प्रारंभ हो चुका है। इसकी जो तिथि है वो 885 से 605 ईस्वी पूर्व बताई जाती है। जो तीसरा काल है, इस समय तक कौशाम्बी के ज्यादातर क्षेत्रों में हैबिटेशन प्रारंभ हो गया है। अशोकन स्तंभ क्षेत्र यहाँ पे आपको सबसे मेच्योर मिलेगा। NBP के समय में घोषिताराम विहार की स्थापना इसी समय पे हुई है। और यहाँ पे आपको जो है डिफेंस वाल एरिया में भी हैबिटेशन दिखाई देता है, NBP काल की संस्कृति। और वो क्या है, वो 605 से लेके 45 ईस्वी पूर्व तक आपको प्रारंभ होता है। इसके बाद फिर से यहाँ पे रेड वेयर का प्रयोग करने वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग सुंग, कुषाण अथवा गुप्त काल तक जो है ले जाते हैं। तो वो 45 ईस्वी पूर्व से लेके 585 ईस्वी तक दिखाई देता है, अर्थात गुप्त काल तक दिखाई देता है। तो ये जो है कौशाम्बी के हैबिटेशन का सबसे पुराना क्षेत्र है। और इस डिफेंस वाल के आगे की तरफ एक परिखा खाई बनाई गई थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था इस रक्षा के, नगर की रक्षा के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपको यहाँ प्राप्त हुई ईस्टर्न वाल के एरिया से। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को कहा गया है सेन चिति। सेन चिति मतलब बाज पक्षी के आकार का एक यज्ञ कुंड। और जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट है उनके अनुसार इस तरह का
जो यज्ञ वेदी बनाई जाती थी वो मनुष्य की बलि देने के लिए अर्थात नर बलि देने के लिए बनाई जाती थी। हालांकि इस पे जो है काफी विवाद है। कुछ पुराविद नहीं मानते, जैसे मार्टिन लुथर स्वयं कहते हैं कि ये इसी ईस्टर्न वॉल का एक गिरा हुआ हिस्सा है, परंतु काफी विद्वान मानते हैं कि कौशाम्बी से आपको पुरुष मेघ यज्ञ की सूचना भी मिलती है, अर्थात मानव बलि दिए जाने की परंपरा की सूचना आपको प्राप्त होती है। कौशाम्बी का जो नेक्स्ट चौथा एरिया है वो पैलेस का एरिया है, राजप्रसाद का क्षेत्र है। अब राजप्रसाद का क्षेत्र जो है, यहाँ पे अर्लीस्ट जो एविडेंस आपको मिला है वो एनबीपी के काल का मिला है, नॉर्दर्न बैक पॉलिश बेयर का काल का मिला हुआ। ये फोर्टिफिकेशन के अंदर फोर्टिफाइड है, इसका मतलब इसका कुछ तो विशिष्ट महत्व रहा होगा। और यहाँ से जो आपको यहाँ से भी कई स्ट्रक्चरल पीरियड मिले हैं, अर्थात ये राजप्रसाद एक बार में नहीं बना दिया गया। प्रारंभिक तौर पर मिट्टी और उसमें पत्थर को डाल के बनाया गया, फिर पत्थरों की चिनाई, धीरे धीरे इसका परिवर्तन होता रहा। और स्टोन और ब्रिक्स, पत्थर और जो है ईंटों का प्रयोग किया गया इसको बनाने में। यहाँ से भी आपको टेराकोटा फिगरिंग्स पर्याप्त मात्रा में मिली हैं, डिफरेंट कॉइन्स मिले हैं, जो स्थानीय मग शासक थे उनके सिक्के मिले हैं, कुषाणों के सिक्के मिले हैं, सील्स मोहरे प्राप्त हुई ढेर सारी मात्रा में, लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई, आयरन एरोहेड्स भी प्राप्त हुए आपको यहाँ पे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस जो पैलेस एरिया है, यहाँ पे आर्च का मिलना, मेहराब का मिलना, और अभी तक ये माना जाता है कि भारत में इस तरह के मेहराबों का प्रयोग करने वाले जो है कौन थे, वो तुर्क थे, या सल्तनत काल में इसका प्रारंभ हुआ। आप यूं कह सकते हैं कि 700-800 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ, परंतु कौशाम्बी में आपको मेहराबों के प्रयोग की सूचना जो है वो कुषाण काल से ही मिलने लगती है। अब इसी वजह से यहाँ पे भी विवाद है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो गुप्त काल का नहीं है, कुषाण काल का नहीं है, बल्कि इसके बाद का स्ट्रक्चर है। और कुछ का मानना है कि नहीं, भारत में मेहराबों के प्रयोग की सूचना जो दिखाई जा रही है यहाँ पे, ये बड़ी प्राचीन काल में। हालांकि ऐसे मेहराब कहीं और नहीं प्राप्त होते, इसलिए इस पे काफी विवाद है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए थे, छोटे छोटे कमरों के कई स्ट्रक्चर हैं। इसको आप प्रारंभिक जो आपकी साइट है देखिए, यमुना नदी, ये यमुना नदी के किनारे ये बनाया गया, ये इसका वॉच टावर है, अर्थात ये डिफेंस वॉल के को भी घेर रखा गया। इस एरिया में पुनः आपको एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो इस पूरे वॉल को घेरता है। यहाँ पे आपको वॉच टावर दिखाई देगा, नदी के किनारे है। और यहाँ से आपको ऐसी सूचना मिलती है कि संभवतः व्यापारिक जो नाव वगैरह आती रही होगी, वहां पे रुकती रही होगी, और यहाँ पे जो है जो इसका कोर्टयार्ड है, डिफेंस इस वॉल का या इस पैलेस का जो कोर्टयार्ड है, वहां से आपको ढेर सारी एनबीपीज मिले, नॉर्दर्न बैक पॉलिश बेयर के ढेर सारे टुकड़े मिले हैं। तो जिसके आधार पे पुराविदों का मानना है कि ये जो एरिया था, यहाँ एक व्यापार वाणिज्य का बड़ा केंद्र था, इसी वजह से आपको इस तरह के एनबीपीज वगैरह यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आज हम लोगों ने कौशाम्बी के उत्खनन के 4 डिफरेंट एरियाज को देखा, और ये भी देखा कि कब इनका एक्सप्रेशन हुआ है, एक्सप्रेशन से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, और जो इनकी शुरुआत है कहाँ से प्रारंभ हुई है। अगर हम देखें तो कौशाम्बी में जो सबसे प्रारंभिक हैबिटेशन है वो किस काल का है, वो पीजीडब्ल्यू से पहले का काल का है, और कहाँ पे शुरू होता है, डिफेंस वॉल एरिया में शुरू होता है। बाकी जो तीनों एरियाज हैं, चाहे वो अशोकन पिलर का एरिया हो, चाहे वो घोषिताराम विहार का एरिया हो, चाहे पैलेस का एरिया हो, तीनों एरिया जो है एनबीपी के आसपास आपको दिखाई देते हैं। तो एनबीपी के आसपास का मतलब है कि हम ये मान सकते हैं कि कौशाम्बी जो है वो 600 ईस्वी पूर्व एक प्रमुख नगर के रूप में उभर के सामने आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे घोषिताराम विहार अर्थात बौद्ध धर्म का भी एक केंद्र मिलता है, अशोक स्तंभ भी मिलता है, बात की स्ट्रक्चर है। हालांकि यहाँ पे एनबीपी के काल से संस्कृति मिलने लगती है। और पैलेस का एरिया आप जान ही रहे कि वो भी एनबीपी से शुरू होता है, लेकिन सबसे पहला जो कौशाम्बी में बसावट प्रारंभ हुई या लोग रहना प्रारंभ हुए किस एरिया में, ईस्टर्न वॉल के एरिया में रहना प्रारंभ किए, जो क्या है वो प्री पीजीडब्ल्यू है, और जिसकी डेट आप लोगों ने 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास देखी। तो हम ये मान सकते हैं कि कौशाम्बी नगर जो है वो लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी स्थापना या इसका विकास होना शुरू होता है, और ये अपने जो चरम पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहुंचता है। 6th सेंचुरी बीसीई में जब एनबीपी का काल था अपनी चरम में पहुंचता है, और लगभग गुप्त काल तक 500 ईस्वी तक ये नगर क्या है वो जीवित रहता है, अर्थात इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है।
और बाद में धीरे धीरे ये जो है अपनी अवनति की दशा में पहुंच जाता है। तो मोस्टली जो है आज आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है वो समाप्त होता है। कुछ टॉपिक्स जो पहले किए गए हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर से देख लिया जा सकता है। तो आप लोग जो है इसको देखिए, अध्ययन कीजिए और ध्यान दीजिएगा कि लिखते समय आपको एक सीक्वेंस का पालन करना है। वो सीक्वेंस क्या है, किसी भी पुरातात्विक स्थल के बारे में जब भी आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी लिखनी है कि कहाँ पे वो है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में अगर कोई टेक्स्ट मिलता है उस संदर्भ में, अर्थात प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है तो क्या है। इसके अलावा आपको लिखना है कि किन लोगों ने एक्सप्रेशन किया, किस सन में एक्सप्रेशन हुआ, अर्थात समय क्या था उत्खनन का, किस विश्वविद्यालय ने किया, किन पुराविदों ने किया। फिर आपको वहाँ से प्राप्त जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो किन किन कालों के हैं उनको बताना है, और फिर वो फाइंडिंग्स बताते हुए लास्टली आपको डेट्स बता देनी है। ओके, थैंक यू।